नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर आधारित है। और ऐसे प्रश्न होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए EMRS, KVS, NBS, DSSSB, UPLT, TGT, PGT, RPSC व अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर यदि हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, गैंग्रीन, परिंदे, सिक्का बदल गया है। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। तो जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी करीमुद्दीन ये जो है परिंदे कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है। करीमुद्दीन निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे का ये पात्र है और ये कहानी 1956-57 में प्रकाशित होती है। परिंदे शीर्षक से निर्मल वर्मा जी ने कहानी और कहानी संग्रह दोनों लिखा है और इस परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियाँ संग्रहित हैं। कितनी? 7 कहानियाँ संग्रहित की गई हैं। कौन कौन सी हैं 7 कहानियाँ? अंधेरे में महत्वपूर्ण है, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। उसके बाद में परिंदे कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं लतिका, सुधा, जूली, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, फादर एलमंड, गिरीश नेगी आदि। और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में हुआ था। किसमें? हंस पत्रिका में। इस कहानी के आरंभ में कैथरीन मेन्सफील्ड का कथन आता है। किसका कथन आता है कहानी के आरंभ में? कैथरीन मेन्सफील्ड का। दुनिया का अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। दिल फिगार, दिल फरेब, हिजरते खिज्र ये जो है इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। उसके बाद में गैंग्रीन कहानी, इसके लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इसको रोज नाम से भी जाना जाता है। मालती, महेश्वरी, टीटी इसके प्रमुख पात्र हैं गैंग्रीन कहानी के। सिक्का बदल गया है कृष्णा शोभती द्वारा रचित एक कहानी है। साहनी, शाहजी, शेरा, हसैना, दाऊद खां, बेगू पटवारी इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हिंदी दीप्ति प्रकाश, ज्ञान प्रदायनी, यहाँ प्रकाशनी नहीं, यहाँ पे प्रदायनी है, आर्य दर्पण, देश हितैषी। तो आपको बताना है जो है नवीन चंद्र राय जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी तो राइट होगा, यानी नवीन चंद्र राय जी ने ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संपादन प्रकाशन कार्य आरंभ किया था, यानी किया था। दीप्ति प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन 1872 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ है और इसके संपादक कौन थे? कार्तिक प्रसाद खत्री जी। कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री जी दीप्ति प्रकाश की। आर्य दर्पण पत्रिका का प्रकाशन 1876 ईस्वी में शाहजहांपुर से हुआ है और इसके संपादक थे मुंशी बख्तावर सिंह।
देश हितैषी पत्रिका का प्रकाशन 1879 ईस्वी में अजमेर से हुआ है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन 1866 ईस्वी में लाहौर से हुआ है और इसके संपादक कौन थे? नवीन चंद्र राय जी। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी और किन्नी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि ये सभी पात्र किस नाटक के हैं? आधे अधूरे के महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी और किन्नी। तो वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, किन्नी जो है वर्णा नामक युवती का उल्लेख करता है। किन्नी क्या है? ये लड़की है। उसके बाद में आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित ये नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है और इस नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख छोटी लड़की किन्नी करती है। किन्नी क्या बोलती है? झूठ मूठ, मेरी फाउंटेन पेन वर्णा के पास नहीं है। फिर बड़ी लड़की बिन्नी बोलती है कि वर्णा कौन है? तो फिर किन्नी कहती है वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। फिर जो है आधे अधूरे नाटक का सर्वप्रथम मंचन 1969 ईस्वी में दिशांतर मंच द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिल्ली में हुआ था। दिशांतर मंच द्वारा 1969 में दिल्ली में होता है। आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम 19 एवं 26 जनवरी 2 फरवरी 1969 को 3 अंकों में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। किसमें? धर्मयुग पत्रिका में। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक लोचन, साहित्य दर्पण। ये भारतीय काव्य शास्त्र के सभी ग्रंथ बड़े ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इनका प्रकाशन का क्रम क्या होगा? सबसे पहले जो प्रकाशित ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार अर्थात सी। उसके बाद में प्रकाशित ग्रंथ है ध्वन्यालोक अर्थात डी। फिर आपका प्रकाशित ग्रंथ है काव्य प्रकाश यानी कि बी। उसके बाद में है साहित्य दर्पण यानी कि ई और फिर है रस गंगाधर यानी कि ए। ये इनका प्रकाशन है सी डी बी ई ए। ये आपका कूट सही होगा। तो हम लोग देखते हैं किसमें है आपका विकल्प सी इसमें राइट आंसर माना जाएगा। फिर काव्यालंकार जो ग्रंथ है इसको भामह ने लिखा। किसने? और रुद्रट ने भी इसी शीर्षक से लिखा है जो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और ये काव्यालंकार जो भामह का है इसका समय क्या है? 6वीं शताब्दी। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य बनता ही है और कई बार ये सारे ग्रंथ पूछे गए हैं। फिर है ध्वन्यालोक लोचन। किसने लिखा है? अभिनव गुप्त जी ने। 10वीं से 11वीं शताब्दी इसका समय है। काव्य प्रकाश ये मम्मट जी का ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी समय है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का ग्रंथ है। 14वीं शताब्दी समय है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। 17वीं शताब्दी समय है। तो सभी ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में काव्यादर्श ये रचना किसकी है? दंडी जी की है। इसका समय क्या है? 7वीं शताब्दी। काव्यालंकार सूत्र ये वामन की रचना है और इसका समय है 8वीं शताब्दी। उसके बाद में अभिनव भारती ग्रंथ है। किसकी रचना है? आनंदवर्धन की। इसका समय है 9वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा राजशेखर का ग्रंथ है। समय है 10वीं शताब्दी। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट जी की रचना है और समय है 11वीं शताब्दी।
हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने। क्या कहा जा रहा है इसमें? भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। यानी भारत भारती जो 3 खंडों में लिखी गई रचना है, कितने 3 खंडों में, उसमें एक है वर्तमान खंड, उसके उपखंड के शीर्षक कौन है इनमें से, ये आपको बताना है, जांचना है। तो देखते हैं हम लोग। भारतवर्ष की श्रेष्ठता ये नहीं है। फिर है कृषक, कृषि और कृषक, ये जो है उपशीर्षक यानी उपखंड है। उसके बाद में है रईसों के सपूत, ये भी है। फिर शुभकामना है, ये नहीं है। फिर है धर्म की दशा, ये भी है। यानी कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, धर्म की दशा, ये तीनों शीर्षक वर्तमान खंड के उपखंड हैं। तो आपका है बी, सी और ई। बी, सी और ई, ये जो है 3 विकल्प सही हैं। हम लोग देखते हैं बी सी ई किस में है। तो बी सी ई है आपका विकल्प सी में, यही आपका सही जवाब है। फिर उसके बाद में भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। रचना किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की। ये 3 खंडों में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित है। ये सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जितने भी तथ्य हैं, जितने भी बिंदु हैं, हर एक अपने आप में प्रश्न है। फिर जो है भारत भारती के जो खंड है उसमें उपखंड कौन कौन से हम लोग देखते हैं। प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियाँ, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की व्यवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महत्व। फिर उसके बाद में है साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज, सभी ये उपखंड हैं वर्तमान खंड के। इस प्रकार कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, धर्म की दशा, भारत भारती के वर्तमान खंड के ये सब उपखंड हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला प्रश्न है, क्या करना है इसमें? निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखेंगे हम लोग जो है, सबसे पहले कौन आएगा? प्यारू। फिर उसके बाद में आएगा सोमराज साहनी, यानी डी और ए हो जाएगा। फिर कौन आएगा? रुपन बाबू, यानी सी हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्रतापी, अर्थात ई हो जाएगा। और फिर आएगा काशी शाह, यानी कि बी हो जाएगा। तो डी, ए, सी, ई, बी, ये कूट आपका सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डी, ए, बी किसमें है? विकल्प बी में, और यही आपका सही उत्तर है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं पात्र, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और लेखक को। तो मैला आंचल उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, आप सब लोग जानते हो। और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी आप जानते हैं। और प्यारू जो है इसी मैला आंचल का पात्र है। फिर है अगला उपन्यास आपका झूठा सच। ये 2 भागों में है, आप सभी लोग जानते हो। प्रथम भाग का प्रकाशन कब है? 1958 ईस्वी। और दूसरे भाग का प्रकाशन है 1960 ईस्वी। और ये उपन्यास किसका है? यशपाल जी का। सोमराज साहनी जो है इसी झूठा सच उपन्यास का पात्र है, सोमराज साहनी। फिर उसके बाद में अगले उपन्यास का नाम है राग दरबारी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 और इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी, रुपन बाबू इसके पात्र हैं। फिर अगला उपन्यास है धरती धन्ना अपना। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और प्रतापी इसी धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र है। फिर उपन्यास है जिंदगी नामा। प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। किसका है? कृष्णा शोक्ति जी का। और काशी शाह इसी जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र है। फिर
मैला आंचल उपन्यास के पात्रों को हम लोग देखते हैं। बहरा चथरू, लोबिन लाल, बिरंची दास, प्रशांत और रधिया। बहरा चथरू, लोबिन लाल, बिरंची दास, प्रशांत, रधिया। फिर झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं डॉक्टर प्राणनाथ, असद, शीलू, तारा। फिर उसके बाद में राग दरबारी उपन्यासों के यानी उपन्यास के पात्रों को देखते हैं। रंगनाथ, सनीचर, दूरबीन सिंह, कालिका प्रसाद। फिर धरती धरना अपना उपन्यास के पात्र हैं प्रीतो, ज्ञानो, काली, निहाली। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं फरमान अली, मेहर अली, भोली, पिंडी, दास। तो ये सभी पात्र हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शनी प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का ये कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? तो देखते हैं हम लोग किसने किसके बारे में लिखा है। सैनिक जी मंगला देवी, यानी वासुदेव जी ममता, चिनगारी जी लक्ष्मी, चलित्र कर्मकार कमली। तो एक बार हम लोग पुनः देखते हैं प्रश्न को। ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शनी प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास में कवितांश में किसने किसके बारे में कहा है? तो आपका सही जवाब है विकल्प ए, यानी कि जो सैनिक जी हैं वो मंगला देवी के बारे में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। प्रकाशन कब है? 1954 ईस्वी में। और सैनिक जी द्वारा मंगला देवी के बारे में ये कथन कहा गया है। फिर उसके बाद में ममता ने कमला के पुत्र को कुमार नीलोत्पल नाम दिया। ममता ने कमला के पुत्र को कुमार नीलोत्पल नाम दिया। इसमें कविवर हंस कुमार तिवारी की काव्य पंक्ति है, दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। ये किसकी पंक्ति है? हंस कुमार तिवारी जी की। फिर है जगदेवा पासवान, दुलारे सनिच्चर और सुनरा ये ताड़ी पीते हैं। जगदेवा पासवान, दुलारे सनिच्चर और सुनरा ये ताड़ी पीते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। यह गीत जो है महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। फिर विकल है प्राण मेरे, ये गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, यानी सांध्य गीत में यह गीत संकलित है। और सांध्य गीत ये जो है संधिनी काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें? संधिनी काव्य संग्रह में संकलित है सांध्य गीत। उसके बाद में संधिनी काव्य संग्रह के प्रमुख गीतों को हम लोग देखेंगे। निशा को धो देता राकेश। अगली पंक्ति है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। अगली पंक्ति है, जो तुम आ जाते एक बार। फिर अगली पंक्ति है, कौन तुम मेरे हृदय में। फिर अगली पंक्ति है, बिरह का जलजात जीवन, बिरह का जलजात। ये सभी पंक्तियां किसमें है? संधिनी काव्य संग्रह में। फिर जो है नीरजा काव्य संग्रह की प्रमुख कविताओं को हम लोग देख लेते हैं। प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर, तुम्हें बांध पाती सपने में, कौन तुम मेरे हृदय में, ओ पागल संसार, विरह का जलजात जीवन, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। ये सभी पंक्तियाँ किसमें हैं? नीरजा काव्य संग्रह में, जो कि महादेवी वर्मा का है।
फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, और नामवर सिंह के कथन है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया है, प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। क्या ये कथन नामवर सिंह जी का प्रयोगवाद के बारे में है? प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, तो ये बिल्कुल सही है। नामवर सिंह जी ने क्या कहा है? प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। फिर उसके बाद में है दूसरा कथन, प्रयोगवादी कब यथार्थवादी हैं? वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। क्या ये कथन नामवर सिंह जी का है? तो ये नहीं है। उसके बाद में अगला कथन है, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। क्या कहा जा रहा है? कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो क्या ये कथन नामवर सिंह जी का प्रयोगवाद के विषय में है? तो ये सही है। फिर अगला है, आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सा भाव का नारा दिया है। क्या ये कथन प्रयोगवाद के बारे में नामवर सिंह जी का है? तो ये भी सही है। अगला है, प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इस नाम से ये भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नयावाद चलाया। तो ये कथन नामवर सिंह जी का नहीं है। इसका नामवर सिंह जी का ये कथन नहीं है। तो सही कौन सा है आपका? ए, सी और डी प्रयोगवाद के विषय में नामवर सिंह जी के कथन है। तो ए, सी, डी किस में है? आपका विकल्प बी सही जवाब होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नामवर सिंह जी के कथनों को एक बार पुनः से। प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। कुल मिलाकर ये चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने को व्यक्त करता है। और अगला कथन है, आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सा भाव का नारा दिया है। नामवर सिंह जी कहते भी हैं, वस्तुतः प्रयोगवादी कब अपनी सामाजिक उपयोगिता को वैयक्तिकता से सिद्ध करना चाहते थे। पलायनवादी वृत्तियों का विरोध करके आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सा भाव का नारा दिया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखते हैं हम लोग पहले से बाद का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, यानी कि सी। उसके बाद में आपका जो अगला प्रकरण आएगा वो होगा भक्ति आंदोलन और इस्लाम, यानी कि ए। फिर आपका आएगा उर्दू का जन्म, यानी कि डी। उसके बाद में आपका आएगा शिक्षा में क्रांति, यानी कि ई। और फिर आएगा आपका भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, यानी कि बी। तो सी, ए, डी, ई, बी ये आपका सही उत्तर होगा। किसमें है? विकल्प ए में, और यही आपका सही जवाब है। संस्कृत के 4 अध्याय, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1956 ईस्वी में। रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। इस पुस्तक में अध्याय कितने हैं? तो 4 अध्याय हैं। प्रकरण 2 के अंतर्गत प्राचीन भारत और बाह्य विश्व शीर्षक है। प्रकरण 3 के अंतर्गत भक्ति आंदोलन और इस्लाम शीर्षक है। और प्रकरण 3 के अंतर्गत ही उर्दू का जन्म ये भी शीर्षक है। फिर उसके बाद में प्रकरण 4 के अंतर्गत शिक्षा में क्रांति शीर्षक है। प्रकरण 4 के अंतर्गत ही भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान आदि भी ये क्रम दिया गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? हिसार, इटावा, जालौन, अलीगढ़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, यानी हिसार ये क्या है? बांगरू बोली का क्षेत्र है।
उसके बाद में हिसार, ये कहाँ है? हरियाणा में आता है। और बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरियाणवी बोली भी कहते हैं। और अलीगढ़, ये ब्रजबोली का क्षेत्र है। जालौन, ये बुंदेलखंडी का क्षेत्र है, यानी बुंदेली का। और बांगरू बोली का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। बांगरू बोली का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न है, क्या है? अपन पौ आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मरो। यहां पर होगा आपन पौ आपन ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मरो। कबीर की उपर्युक्त पंक्तियों में सुनहा शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? सोनार, स्थान का नाम, कुत्ता, सांड। आपन पौ आपन ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मरो। इसमें सुनहा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? जैसे सुनहा कांच मंदिर में। कांच के मंदिर में सुनहा माने कुत्ता भौंक भौंक करके मरता है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। और ये पंक्ति किसकी है? ये भी आपको तैयार करना है। पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी सभी रचनाएं चाहे लिखित हो चाहे संपादित हो शुक्ल जी की हैं, और उनको प्रकाशन के अनुसार लगाना है। तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें कौन सी रचना प्रकाशित होती है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि बी का क्रम होगा। फिर उसके बाद में जो प्रकाशित है जायसी ग्रंथावली, यानी कि सी होगा। उसके बाद में जो प्रकाशित है भ्रमर गीत सार, यानी कि डी होगा। फिर उसके बाद में जो प्रकाशित रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि ई होगा। और फिर जो प्रकाशित रचना है रस मीमांसा, यानी कि ए होगा। तो बी सी डी ई ए ये क्रम है शुक्ल जी की रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार। हम लोग देखते हैं बी सी डी ई ए किस में है? आपका विकल्प डी में। और यही कूट आपका सही है उत्तर के रूप में। तो चलिए हम लोग देखते हैं शुक्ल जी की रचनाओं के प्रकाशन को और कब इनकी कौन सी रचना प्रकाशित हुई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकाशन और उनके ग्रंथ हैं शुक्ल जी के, चूँकि शुक्ल जी से बचना तो नामुमकिन ही है। गोस्वामी तुलसीदास, इस रचना का प्रकाशन वर्ष कब है? 1923 ईस्वी में। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी में। भ्रमर गीत सार का प्रकाशन कब हुआ है? 1925 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का इतिहास आप सब लोग पहले से जानते हैं, प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। रस मीमांसा का प्रकाशन है 1949 ईस्वी में। और रस मीमांसा का संपादन किसने किया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। किसने किया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रस मीमांसा का संपादन कार्य किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और रस मीमांसा 1949। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी थी शुक्ल जी के विषय में, उनकी रचनाओं से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रश्न अवश्य निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करते हुए हमारे चैनल से अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों को अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा।
हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को प्रतिदिन आकर के वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको नई ऊर्जा के साथ नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।